हम परफॉर्म करेंगे ये हम लोग डिस्कस किए थे हैं। ऐड और डिलीट ऑपरेशन इसमें हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो प्रायोरिटी बेसिस पे होगा। जिसकी प्रायोरिटी हायर होगी वो पहले जो है आपका एक्सेस होगा, वो वाला नोड। तो आज हमें जो है प्रायोरिटी क्यू का जो है प्रोग्राम करना है यूजिंग लिंक लिस्ट है। दो ही तरीके हमने बताए थे इम्प्लीमेंटेशन के, एक एरे इम्प्लीमेंटेशन था और दूसरा लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो लिंक लिस्ट के थ्रू हम किस तरीके से प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे वो डिस्कस हमें करना। चलिए हम स्क्रीन शेयर करते हैं, उसमें आप लोग प्रोग्राम देखेंगे इससे रिलेटेड जो है। दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे प्रोग्राम? यस सर। हाँ, देखिए इसमें क्या है कि लिंक लिस्ट आप लोग पढ़ चुके हो। हेडर फाइल आप इंक्लूड करोगे और यहाँ पे जो नोड आपको क्रिएट करना होगा टेम्परेरी, एक नोड इंसर्शन या डिलीशन के लिए, तो उसके लिए हम लोग क्या है डायनेमिक जो है मेमोरी जो है उसके लिए एलोकेट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो malloc फंक्शन यूज करते हैं तो वो एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। तो उसके लिए हम लोग एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे malloc.h, ऊपर आप लोग देख रहे होंगे। अब प्रायोरिटी क्यू क्रिएट करना है, लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन है। तो लिंक लिस्ट जो है आपका कलेक्शन ऑफ नोड्स होता है, तो आपको नोड क्रिएट करना पड़ेगा, और नोड क्रिएट करने का आपको जो है मेथड बताया गया, प्रोसीजर बताया गया कि आप स्ट्रक्चर्स के थ्रू नोड को आप डिक्लेयर करोगे। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्ट नोड। अब ये चूंकि प्रायोरिटी क्यू है, इसमें जो नोड होगा उसके तीन पोर्शन होंगे आपके, एक प्रायोरिटी होगी, एक उसकी जो वैल्यू होगी इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, और दूसरा जो है लिंक। सॉरी। तो इसमें तीन पार्ट होंगे, ठीक। यहाँ पे हमने एक नोड टाइप का एक हमने जो है एक वेरिएबल लिया फ्रंट, और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, नल। लिंक लिस्ट के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो नल होगी, अगर एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट आप करते हैं तो उसकी वैल्यू -1 होगी। मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है, ये चॉइस बेस्ड प्रोग्राम है। तो इसमें आप जो है नंबर ऑफ चॉइस ले लोगे इसमें, और उसको वाइल लूप में पास कर दोगे। इंसर्ट करवाना है तो इंसर्ट के लिए फर्स्ट चॉइस होगी आपकी, डिलीट के लिए सेकंड, डिस्प्ले के लिए थर्ड, और क्विट करना है अगर प्रोग्राम को आपको, तो उस केस में कंसोल टू, अगर सोर्स कोड में आपको स्विच करना है तो क्विट आप करोगे। जो भी चॉइस है ये 1 to 4, तो ये आप यूजर से लोगे और उसको स्कैन करवा लोगे, और इस चॉइस की वैल्यू को स्विच केस में आप पास करोगे। जो स्विच है उसका जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो चॉइस हो जाएगा, और वो एक्सप्रेशन जो होगा वो आपकी जो केस होगी, जो केस की वैल्यू होगी उससे वो मैच होना चाहिए। सपोज आपने रन टाइम पे 1 वैल्यू दी, तो इंसर्ट केस 1 जो है आपका मैच किया, और इंसर्ट मेथड वहां पे आपने जो है इन्वोक किया है, कॉल किया है, तो वो एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। अगर चॉइस आपकी 2 होगी तो डिलीट ऑपरेशन आपका इन्वोक होगा, और 3 होगी तो डिस्प्ले, इस तरीके से 4 होगी तो एग्जिट। और अगर इनके अलावा है 1 to 4, अगर जो है बिसाइड्स 1 to 4 अगर आपने कोई दिया, मान लिया 5 दे दिया, तो वो डिफॉल्ट जो है आपका एग्जीक्यूट होगा और मैसेज आ जाएगा रॉन्ग चॉइस, ठीक। उसके बाद आप स्विच केस को बंद करोगे, उसका जो कर्ली ब्रेसेस ओपन था वो आपका क्लोज होगा। वाइल जो लूप आपने चलाया था वो उसका जो कर्ली ब्रेसेस जो है आपका क्लोज होगा, और जो मेन फंक्शन के अंदर जो आपने इन सबको जो डिफाइन किया है उसका क्लोज होगा। अब ये जितने भी आपने मेथड जो है स्विच केस में जिनको कॉल किया है उनको आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा है आउटसाइड द मेन फंक्शन। ठीक। अब इसमें जो है एक एक करके हम लोग जो है ये सारे फंक्शन जो है
डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने यहाँ स्ट्रक्ट नोड टाइप का 2 पॉइंटर वेरिएबल लिए, एस्ट्रिक टीएमपी टेम्परेरी एक नोड के लिए, जो कि एक टेम्परेरी वेरिएबल होगा, जो कि आपके अगर किसी नोड को आपको बिगनिंग में, इन बिटवीन या लास्ट जो है आपको अगर उसको इंसर्ट करना है उसके लिए हम यूज करेंगे। एस्ट्रिक क्यू जो लिया है ये अगर आप जो है बिगनिंग के अलावा अगर आप जो है इन बिटवीन की बात अगर होती है तो अगर बीच में कहीं पे आप अगर किसी नोड को इंसर्ट करोगे तो उसका जो प्रीवियस नोड होगा उसको पॉइंट करेगा ये क्यू। ठीक, यहाँ पे एक हमने जो वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है उस वैल्यू के लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे int एडिट अंडरस्कोर आइटम, या आप आइटम ले लीजिएगा। उसकी प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि ये प्रायोरिटी क्यू है, प्रायोरिटी बेसिस पे इंसर्शन या डिलीशन होगा, तो हमने उस आइटम की एक प्रायोरिटी भी के लिए भी एक वेरिएबल ले लेंगे, आइटम अंडरस्कोर प्रायोरिटी रख लिया। और इस टेम्प वेरिएबल के लिए डायनेमिकली जो है रन टाइम पे हम लोग मेमोरी एलोकेट करेंगे बाय यूजिंग malloc फंक्शन। तो उसका तरीका क्या है, जो उसका सिंटेक्स है, जो उसका स्टेटमेंट्स है, वो स्ट्रक्ट नोड है एस्ट्रिक, फिर हम लोग malloc यूज करेंगे। उसका साइज क्या है उस नोड का है, वो इंटीजर टाइप है या जो भी हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका साइज हो जाता है। ठीक, तो ये जो malloc फंक्शन यहाँ पे आपने यूज किया उसके लिए हम लोग हेडर फाइल बिगनिंग में malloc.h उसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक, अब 2 वैल्यू यहाँ पे आपको लेनी, एक आपको आइटम की जिसको ऐड करना है और एक उस आइटम की प्रायोरिटी भी लेनी। तो यहाँ पे हम लोग मैसेज दे के इनपुट द आइटम वैल्यू टू बी एडेड इन द क्यू स्कैनर फंक्शंस के थ्रू फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि ये जो है इंटीजर टाइप वैल्यू होगी तो इसमें हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर डी यूज किया और एम्परसेंट ऑपरेटर यूज किया उसका एड्रेस के लिए और एडिट आइटम। फिर प्रायोरिटी भी हम लोग इसी तरीके से ले लेंगे यूजर से। अब जो एडेड आइटम होगा, जो टेम्परेरी आपने पॉइंटर वेरिएबल लिया है जो नोड को पॉइंट करेगा उसके इन्फो का, चूंकि यहाँ पे पॉइंटर यूज हो रहा है तो टेम्प एरो ऑपरेटर इन्फो में वो वैल्यू हम असाइन कर देंगे एडेड आइटम की। ठीक है, जो टेम्प की जो प्रायोरिटी होगी उसमें आइटम अंडरस्कोर प्रायोरिटी की वैल्यू असाइन कर देंगे। जो फर्स्ट जो आपका पार्ट होगा नोड का जिसको टेम्प पॉइंट कर रहा होगा, व्हाटएवर, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो या लास्ट में ऐड कर रहे हो, तो उसमें 3 पोर्शन होंगे नोड, है ना। पहला प्रायोरिटी हो जाएगा आपका, बीच का आपका इन्फो हो जाएगा और लास्ट वाला आपका लिंक हो जाएगा। ठीक ठीक है, तो उस केस में अब यहाँ जब ये वैल्यू हमने ले ली तो उसके बाद हम चेक क्या करना है, हमें जो हमने कंडीशन दी है कि क्यू इज एम्प्टी और आइटम टू बी एडेड हैज प्रायोरिटी मोर देन फर्स्ट आइटम। हो सकता है कि क्यू आपका जो है एम्प्टी हो, कोई एलिमेंट ही ना हो, तो उस केस में फ्रंट क्या होगा, नल के इक्वल होगा। या जो आइटम आप ऐड करवा रहे हो उसकी प्रायोरिटी क्या है, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है नोड उससे हायर होना चाहिए। मान लिया पहला नोड है उसकी प्रायोरिटी 2 है और आपने बिगनिंग में किसी नोड को ऐड करवाया तो उसकी प्रायोरिटी 1 रख दी, तो आइटम टू बी एडेड हैज प्रायोरिटी मोर देन फर्स्ट आइटम, यानी कि जो फर्स्ट था है इट विल बिकम सेकंड, वो सेकंड हो जाएगा और आपका जो न्यू एलिमेंट है वो आपका इंसर्टेड एलिमेंट विल बिकम फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट नोड जिसको बोल दीजिए। तो ये हम चेक कर लेंगे यहाँ पे फ्रंट इक्वल इक्वल नल या तो एम्प्टी होगी या फिर आइटम अंडरस्कोर प्रायोरिटी लेस देन फ्रंट, क्योंकि आप रियर और फ्रंट जब आप स्टार्टिंग करते हो तो दोनों की इनिशियल पोजीशन सेम होती है। ठीक, तो उस केस में हम लोग फ्रंट एरो ऑपरेटर प्रायोरिटी जो होगी, जो पहले इंसर्शन के पहले वाला जो नोड था उसकी जो प्रायोरिटी होगी वो अब अगर आप बिगिनिंग में इंसर्ट कर रहे हो तो उसकी प्रायोरिटी न्यूमेरिकली क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। अगर बिफोर इंसर्शन अगर जो फर्स्ट नोड था उसकी प्रायोरिटी 2 थी है, तो जब आप इंसर्ट करोगे नए नोड की तो उसकी प्रायोरिटी 1 होनी चाहिए, तो न्यूमेरिकली वो क्या हो जाएगा, 1 इज लेस देन 2 हो जाएगा। तो ये हम यहाँ चेक करवाएंगे। अगर ऐसा है तो जब न्यू नोड इंसर्ट करेंगे है दैट विल बी द फर्स्ट नोड ऑफ प्रायोरिटी क्यू, उस केस में क्या होगा, जो फ्रंट है बिफोर इंसर्शन आपके फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, लेकिन आफ्टर इंसर्शन है जो फर्स्ट नोड था वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नोड विल बिकम सेकेंड नोड, है ना। तो सेकेंड नोड जब हो जाएगा
तो उस केस में जो फ्रंट होगा, फ्रंट का जो एड्रेस होगा उसके इन्फो का, वो हम टेम्प लिंक में पास कर देंगे, क्योंकि जो फर्स्ट वाला जो इंसर्टेड नोड है वो फर्स्ट हो गया है और वो सेकंड वाले को पॉइंट करेगा। ठीक है। टेम्प, अब जो टेम्प की जो इनिशियल वैल्यू होगी वो हम फ्रंट में, क्योंकि फ्रंट क्या होगा, रिपोजिशन होगा। भाई पहले तो वो बिफोर इंसर्शन फर्स्ट को पॉइंट कर रहा था, लेकिन आफ्टर इंसर्शन अब फर्स्ट को पॉइंट करना चाहिए है, पोजीशन आ जाए, तो वो टेम्प की वैल्यू हम फ्रंट में पास कर दें। अगर ये कंडीशन ये एम्प्टी और फर्स्ट में इंसर्शन नहीं कर रहे हैं, इन केस अगर हम इन बिटवीन में या एट लास्ट हम इंसर्शन कर रहे हैं नोड का प्रायोरिटी क्यू में, तो उस केस में जब एल्स पे आएगा ये कंट्रोल है, जब फॉल्स होगी ये कंडीशन तो कंट्रोल आपका एल्स पे आएगा। एल्स पे आएगा तो आप उस फ्रंट की जो वैल्यू होगी इन्फो की, जिस भी उसको पॉइंट कर रहा होगा नोड को, वो हम क्यू में असाइन कर देंगे और एक लूप हम चलाएंगे क्यू लिंक नॉट इक्वल टू नल है, यानी कि वो लास्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए क्यू लिंक। ठीक। एंड क्यू लिंक प्रायोरिटी, मान लिया कि थर्ड पोजीशन पे हम अपने एलिमेंट को इंसर्ट करवा रहे हैं, तो क्यू लिंक ये सेकंड का हो जाएगा, लिंक करेगा, और प्रायोरिटी मतलब थर्ड वो क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल आइटम प्रायोरिटी है। वो आइटम प्रायोरिटी से क्या होना चाहिए, आपका छोटा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक। तो ये हम लोग कंडीशन होगा अगर, तो उसके बाद हम इसको इंक्रीमेंट करवा देंगे क्यू इज इक्वल टू क्यू लिंक, और बीच में अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, क्यू लिंक जो अभी तक जो है, मान लिया सपोज लास्ट वाले को लिंक कर रहा था, तो अगर हमने थर्ड के बाद फोर्थ को इंसर्शन करवाया, फोर्थ के बाद एक लास्ट वाला एलिमेंट है जो पहले फोर्थ था, लेकिन अब फोर्थ में चूंकि फोर्थ पोजीशन में अगर हमने इंसर्शन करवाया तो वो फिक्स हो जाएगा, तो वो क्यू लिंक की जो वैल्यू होगी वो टेम्प लिंक में देंगे, ताकि टेम्प लिंक उसको पॉइंट करे, और टेम्प की जो इनिशियल वैल्यू होगी, जो इन्फो का जो एड्रेस होगा, वो क्यू लिंक में पास कर देंगे, यानी कि जो आपका जो जो इंसर्टेड जो आपका नोड होगा उसका प्रीवियस वाले जो नोड है वो उसको पॉइंट करे, और जो इंसर्टेड नोड है वो अपने बाद वाले को पॉइंट करे। ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट की ये मीनिंग। उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे, इंसर्ट मेथड आपका क्लोज हो जाएगा। डिलीट जब हम करेंगे तो हमको ये चेक करना पड़ेगा डिलीशन से पहले कि ऐसा तो नहीं कि क्यू जो है या प्रायोरिटी क्यू जो है आपकी एम्प्टी है या अंडरफ्लो है, तो उस केस में नल आप चेक करवा लोगे। ठीक है। यहाँ पर भी आपको एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक टेम्परेरी पॉइंटर वेरिएबल टेम्प लेना होगा, क्योंकि इंसर्शन के लिए भी टेम्प ही पॉइंट करेगा उस नोड को, और डिलीशन के लिए भी हम टेम्प को ही यूज करते हैं। तो ये इफ करके उसमें हम लोग उस कंडीशन दे देंगे, फ्रंट इक्वल इक्वल नल है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके यहाँ पे, अरे सॉरी कंडीशनल ऑपरेटर यूज करके, और ये अगर कंडीशन ट्रू हुई आपकी तो ये मैसेज आ जाएगा, या क्यू इज एम्प्टी जो भी आप देना चाहो वो प्रिंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही, सपोज एम्प्टी नहीं हो सकता, उसमें एलिमेंट हमने इंसर्ट किए हो है 10 20 30 40, तो अब उसको हमें डिलीट करवाना है, तो डिलीट करवाने का मतलब कि वो मैसेज आ जाए डिलीटेड आइटम इज, और वो डिस्प्ले हो जाए उसकी वैल्यू। तो अब क्या है, अब चूंकि टेम्प ही जो एलिमेंट को हम इंसर्ट करें या डिलीट करें उसको पॉइंट करेगा, तो वो एड्रेस उसको मिलेगा कैसे, मान लीजिए सपोज फ्रंट जो है 0 पे है, वो एरे पोजीशन में था, लेकिन यहाँ पे जो होगा फ्रंट, तो उसका क्या मतलब है कि उसकी जो है इन्फो, जो पहला वाला जो नोड होगा उसका इन्फो का एड्रेस इसके पास होगा, तो हम टेम्प में पास कर देंगे, तो टेम्प भी उसको पॉइंट करेगा, और टेम्प इन्फो, ठीक, टेम्प इन्फो हम प्रिंट करवा लेंगे ये मैसेज देके डिलीटेड आइटम इज, और जो टेम्प इन्फो मान लिया सपोज उस नोड में टेम्प इन्फो की वैल्यू 10 है, तो वो 10 होके आ जाएगी, डिलीटेड आइटम इज 10 लिखे, और उसके बाद हम इंक्रीमेंट करवाएंगे फ्रंट का, यानी कि अगर फर्स्ट वाला नोड का इन्फो प्रिंट हो गया तो अब स्विच होके सेकंड है, फ्रंट की जो पोजीशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए है, तो वहां पे क्या करते थे हम, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 कर देते थे। यहाँ पे क्या है, चूंकि लिंक लिस्ट हम यूज कर रहे हैं, तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट एरो ऑपरेटर लिंक यूज करेंगे, और जो टेम्प जो है पॉइंटर वेरिएबल है जो, उसको हम फ्री कर देंगे, उसको मेमोरी से जो भी मेमोरी में वो स्पेस ऑक्युपाई किया उसको हम रिलीज कर देंगे फॉर फर्दर यूज। ठीक, ये आपका एंड हो गया। अब लास्ट है आपका डिस्प्ले, कि हमें मान लिया सपोज हमारी पूरी जो है 5 नोट्स है सर्कुलर क्यू में, और हमको जो है उन सारे जो है नोट्स की जो वैल्यू है, इन्फो है, उसको हमें प्रिंट करवाना। तो सबसे पहले कि अगर एम्प्टी होगा तो कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, तो उसको हम चेक करवा लेंगे, और यहाँ पे हमने एक पॉइंटर वेरिएबल पीटीआर प्रिंटिंग के लिए यूज किया है, पीटीआर, और उसमें हमने फ्रंट
का जो है एड्रेस पास कर दिया और चेक कर लेंगे कि फ्रंट क्या नल की इक्वल, अगर नल की इक्वल नहीं है, अगर है तो क्यू इज एम्प्टी आ जाएगा मैसेज, अगर नहीं है तो फिर हम एक लूप चलाएंगे और क्या, वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, जब तक उसे लास्ट वाले नोड का जो है लिंक की वैल्यू नल ना मिल जाए तब तक वो चले। ठीक, और फिर हम यहाँ पे इसको हम सिंपली क्या करवाएंगे, उसकी इन्होंने प्रायोरिटी भी प्रिंट करवा ली है पीटीआर एरो ऑपरेटर प्रायोरिटी, और उसके साथ साथ जो उस नोड की जो इंफॉर्मेशन होगी या वैल्यू होगी उसको भी प्रिंट करवा लिया। पीटीआर इज इक्वल टू, उसके बाद फर्स्ट नोड का सपोज मान लिया प्रिंट किया, फिर सेकंड पे हमें स्विच करना है तो वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, और इस तरीके से ये कब तक इंक्रीमेंट होता रहेगा, जब तक पीटीआर की वैल्यू नल ना मिल जाए। इस तरीके से एल्स बंद हो जाएगा और ये आपका डिस्प्ले। तो ये जो है इतना इसमें करना, इसको समझ लीजिएगा, एक बार और रिवाइज करिएगा। अगर जिनके पास सिस्टम है उनसे बार बार हम कह रहे हैं कि इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि वो चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, और अगर आप सिस्टम पे कर लोगे तो फिर आपको जो है अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी तो आप आराम से उसको कर लोगे। उसमें आपको मान लिया सपोज ऑनलाइन मोड में ही एग्जाम होता है तो भी आपको नकल मारने की जरूरत नहीं होगी कि गूगल में आप सर्च कर रहे हो क्या कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंटली जो है खुद आपकी इतनी प्रिपरेशन रहेगी कि आप आराम से कर सकते हो। नहीं तो मोस्टली ये रहता है कि 99% लड़के गूगल में सर्च करके, उसमें क्या होता है कि अमूमन जो है सबका जो है एक जैसा आ जाता है, तो उसमें फिर वो एक जनरल मार्किंग मिल जाती है, टीचर समझ जाता है कि सब नकल मारे हुए हैं, क्योंकि टीचर को इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो बच्चों के लेवल को जानते हैं कि ये इतने डेप्थ में नहीं जा सकते हैं, या इतने डेप्थ में जो है ये टर्मिनोलॉजी या ये जो है सेंटेंस नहीं वो लिख सकते हैं, तो जान जाते हैं। तो उस केस में फिर क्या होगा कि आप कुछ भी किए हो वो फिर एक जनरल मार्किंग हो जाती है, और उसमें क्या है जो अच्छा बच्चा है वो पता चला वो भी सफर कर जाता है। तो इसलिए कहने का मतलब कि कॉन्टिन्यूअस मैनर में, एक रेगुलर मैनर में आप लोग चीजों को तैयार करते चले तो आपको जो है कोई जो है दूसरे संसाधनों की रिक्वायरमेंट उस समय नहीं होगी, आप आराम से करोगे और उसका पीडीएफ पर आके अपलोड कर दो। एक टॉपिक इसमें बचा है रिकर्सन। रिकर्सन से आप लोग ऑलरेडी अवेयर हो, फंक्शन कॉल्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सन। तो अब उसमें दो चीजें आ जाती है, एक टेल रिकर्सन हो जाता है, एक रिकर्सन रिमूवल थ्रू आइटरेशन जो है, ये दो चीजें उसमें और आ गई हैं, तो वो भी आप लोग पढ़े हुए हो लेकिन हम करवा देते हैं। अब हेडिंग डालिए इसमें रिकर्सन। रिकर्सन एक टेक्निक कह लीजिए या एक मैकेनिज्म कह लीजिए या एक प्रोसेस कह लीजिए जिसके थ्रू हम लोग जो है अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड टास्क या कोई हमें प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उसे हम कैसे इजीली जो है उसको सॉल्व कर सके। तो अगर कोई हमें एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क या एक वर्क या एक असाइन किया गया कोई, तो उसे हम जो है उसके छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर लेते हैं, वही हमारा जो स्मॉलर वन पार्ट होता है वो हमारा फंक्शन हो जाता है। और फिर बाद में हम लोग जब उन फंक्शंस को जो है सॉल्व कर लेते हैं तो उन सारे फंक्शंस को हम जो है एक साथ जो है ग्रुप टुगेदर करके जो है पूरे पूरे प्रॉब्लम्स को या पूरे पूरे टास्क को जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है टेल रिकर्सन। अब टेल, जैसा टेल आप लोग उसकी मीनिंग समझ रहे हो, टेल का मतलब पूंछ, तो बिल्कुल सही आप लोग समझ रहे हो। टेल रिकर्सन का मतलब होता है कि आप जब किसी रिकर्शन को जो है सबसे पहले आप डिक्लेयर करते हो मेन में, फिर उसको डिफाइन करते हो, फिर जब डिफाइन करते हो तो उसी के अंदर फिर उसे दोबारा जो है रिकॉल करते हो। ठीक, तो जो रिकॉल होता है वो बिल्कुल लास्ट में होता है, तो उसी को इसलिए उसको टेल कह दिया जाता है। जब हम उसको कॉल करते हैं तो जो एग्जीक्यूशन होती है स्टेटमेंट की वो बिल्कुल फंक्शन में बिल्कुल लास्ट में होती है, इसलिए उसको हम लोग टेल रिकर्सन कह देते हैं। ठीक, रिमूवल ऑफ रिकर्शन। अब रिमूवल ऑफ रिकर्सन का तरीका हमने बताया था कि एक ही तरीके है आइटरेशन, अगर लूप आप यूज कर लो। ठीक, दोनों वैसे वर्षा होते हैं। लूप को हम जो लोग रिकर्सन के थ्रू भी रिमूव कर सकते हैं और रिकर्सन को हम जो है आइटरेशन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं।
वहां आप जो है फंक्शन को जो कॉल कर रहे थे, फंक्शन बार बार एक सर्टेन कंडीशन जब तक उसको ट्रू हो रही तब तक वो कॉल कर रहा है खुद को, तो वहां उसको रिमूव करके हम क्या कर दे, एक लूप चला दे तो वो रिमूव हो जाएगा। तो ये दो चीजें हैं इसमें। तो हेडिंग डालिए रिकर्शन, इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, बाकी हम जो है आपको मैटर सेंड कर देंगे जो भी है। रिकर्शन में लिखिए, रिकर्शन इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक recursion is a very powerful technique to write a complicated algorithm in easy way. आवाज पहुंच रही भाई? यस सर। हाँ, recursion is a very powerful technique to write a complicated algorithm in easy way, full stop, for solving any big problem. For solving any big problem, we divide it in smaller ones. We divide it in smaller ones, full stop. Then we can group them. Then we can group them into problems which have near about same logic. Which have near about same logic. Full stop. नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, द फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ, the function which call itself again and again is known as recursive function. अब ये फंक्शन कब तक खुद को कॉल करेगा, जब तक जो सर्टेन कंडीशन हमने दी है वो आपकी मीट करे या सेटिस्फाइड हो, है ना। तो फुल स्टॉप करके लिखिए, दिस फंक्शन विल कॉल इटसेल्फ, this function will call itself as long as the condition is satisfied. As long as the condition is satisfied. ठीक है, अब हम शेयर कर रहे हैं, इसमें देख लीजिएगा एग्जाम्पल जो दिया है इसका। ये एक जनरल सिंटेक्स दिया है, आप लोग दिख रहा है? यस सर। यस सर। इसमें एक जनरल हमने जो है एग्जाम्पल इसका दे दिया कि मेन हमने बनाया, मेन में एक हमने फंक्शंस को कॉल किया और फंक्शन आउटसाइड द मेन फंक्शन हमने जो है जब डिफाइन किया तो फिर उसमें अगेन हमने उस फंक्शंस को कॉल किया, जिसको हम लोग रिकर्सिव कॉल से यहाँ एरो ऑपरेटर, अरे एरो उसको दिखा रहा, ठीक है। तो ये रिकर्सिव कॉल है। तो जब हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं तो उस फंक्शंस के अंदर ही उस फंक्शंस को कॉल किया जाता है, जब तक वो सर्टेन कंडीशन जो भी दी है वो आपकी सेटिस्फाइड अगर होगी तब तक वो खुद को कॉल करता रहेगा। इसी पर बेस्ड ये कि ये जो है एक फैक्टोरियल का ये प्रोग्राम है, आप लोग फैक्टोरियल के प्रोग्राम किए भी थे, रिकर्सन के थ्रू भी किए थे और आइट्रेशन से भी किए थे। तो यहाँ पे हमने वैल्यू ले ली, एक एन ले लिया वेरिएबल और एक वैल्यू, और इसमें जो है हमने जिस भी नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है वो ले लिया और चेक करवा लिया कि अगर वो वैल्यू 0 से लेस है यानी कि नेगेटिव हो जाएगी, -1 -2, तो उस कंडीशन में नो फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर, क्योंकि पॉजिटिव का ही निकलता है, 0 का और 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 3 का आपका 6 हो जाएगा, इस तरीके से। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो और इफ n इक्वल 0 है तो उसका 1 हो जाएगा। उसके बाद
अगेन इफ ये नेस्टेड इफ एल्स में आ गया है, एल्स के अंदर इफ एल्स दे दिया गया है, एल्स में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने रिकर्सिव कॉल यानी कि फंक्शंस को कॉल किया है फैक्टोरियल n, और वो वैल्यू कॉल हो की वैल्यू में असाइन हो जाएगी और वैल्यू को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ठीक, अब इस फैक्टोरियल को हम जो है डिफाइन हमने किया है आउटसाइड द फंक्शन जो है, और इसमें जो है इसको हमने क्या किया है, एक वेरिएबल के ले लिया, ये पैरामीटराइज मेथड है, और यहाँ पे एक वेरिएबल फैक्ट ले लिया, उसकी इनिशियल वैल्यू 1, क्योंकि ये फैक्ट बार बार मल्टीप्लाई होगी तो इसलिए उसका जो है हम लोग उसकी वैल्यू हमने 1 ले ली, एक्यूमुलेटर की तरह ये वर्क करेगा। और यहाँ पे हमने कंडीशन क्या यूज करी कि इफ के ग्रेटर 1, यानी कि जो भी नंबर है उसकी वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से, तो हमने क्या किया, फैक्ट इज इक्वल टू के इनटू, और इसी फंक्शंस को हमने दोबारा कॉल कर लिया फैक्टोरियल के माइनस। सपोज मान लिया के की वैल्यू 5 है तो क्या हो जाएगा 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फिर अगेन कॉल होगा 5 इंटू 4 इंटू 3, फिर अगेन कॉल होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, इस तरीके से ये मल्टीप्लाई करता जाएगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहे, और वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। रिटर्न होगी कहाँ पे जाएगी, आपकी मेन फंक्शन में जहां आपने कॉल किया और वैल्यू में असाइन हो जाएगी और वैल्यू को आप प्रिंट करोगे। ठीक, तो ये इस तरीके से एक सिंपल फंक्शन हो गया। टेल रिकर्शन में क्या है कि सिंपली ये बताया गया है कि टेल रिकर्शन में कि जब आप फंक्शंस को फंक्शन बॉडी में जब आप कॉल करते हो तो होता क्या है कि जब फंक्शंस कॉल होता है तो जो लास्ट जो है उस फंक्शन बॉडी का जो लास्ट स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड टेल रिकर्सन, लास्ट में। तो वो उससे रिलेटेड ये इसमें प्रोग्राम दे दिया है। ये सिंपली वही है जो अभी इसके पहले हमने बताया था, वही प्रोग्राम है। तो ये बता रहे हैं कि क्योंकि जब फंक्शन बॉडी के अंदर जब हम उसको कॉल करेंगे तो वो स्टेटमेंट लास्ट होता है, तो इसीलिए जैसे एल्स के बाद फैक्टोरियल n-1 n इंटू फैक्ट दिया है तो वो टेल रिकर्सन आपका हो जाएगा। रिमूवल रिकर्सन में कुछ नहीं करना है आपको, बस रिकर्सन की जगह सिंपली केवल लूप यूज करना है और लूप यूज करके आपको यूज कर लेना। जैसे ये यहाँ पे जो है रिकर्सन के थ्रू बताया गया है, आपको क्या करना है, सिंपली आप कर चुके हो लूप पे प्रोग्राम, एक फैक्टोरियल आप फंक्शन बनाओगे, उसमें आप एक फॉर लूप ले लीजिएगा या व्हाइल लूप, जो भी आपको इजी लगे, और उसमें आप जो एक वेरिएबल लेके फैक्ट इनटू आई जो वेरिएबल है लूप में जो आपने लिया था उसी को मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा लीजिएगा लूप के बाहर जो फाइनल वैल्यू है उस। तो ये हो जाएगा रिमूवल ऑफ रिकर्शन थ्रू आइटरेशन। तो ये रिकर्शन में दो ये हेडिंग है, उसमें तो नहीं दिया था आपके सिलेबस में, लेकिन वो सिंपली रिकर्शन दिया, लेकिन ये भी बता दिया है, हो सकता आ जाए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो ये हम शेयर कर देंगे आप लोगों को व्हाट्सएप पे, तो ये जो मैटर है और इससे रिलेटेड जो इसमें एग्जाम्पल दिए हैं उसको आप लोग कर लीजिएगा।